चैप्टर वाइज वीडियो की सीरीज में मानव भूगोल का ये अंतिम चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये अंतिम जो है चैप्टर है और इसके बाद जो है वो भारत का भूगोल जो है वो स्टार्ट होना है। तो अब तक जितने भी वीडियो डाले गए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके अंदर हैं, तो आप वहाँ से देखें, ठीक है। और उसके बाद में आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो किससे होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी सही रहेगा। उत्तरी अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी जो है भूमिका निभाता है, इसलिए अपन ये कह सकते हैं सबसे अधिक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन्वॉल्व जो देश है वो संयुक्त अमेरिका है। अमेरिका में कनाडा और यूएस जैसे जो है बड़े देश शामिल हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ओपेक में जो है 13 सदस्य देश हैं, ठीक है। कितने हैं? 13 सदस्य देश हैं ओपेक में। और ओपेक जो है क्या है? एक तेल जो उत्पादन देश है उनका एक समूह है। रेशम मार्ग निम्न में से जिन देशों के मध्य था वह हैं। तो रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक था? तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। चीन से रोम जो था वो इसका था। उसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट, वे एकत्रण केंद्र जहाँ विभिन्न प्रदेशों से निर्यात की गई वस्तुएं लाई जाती हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो भाई क्या कहलाएंगे? तो आत्रोपतन कहलाएंगे, ठीक है। आत्रोपतन इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में नंबर की तरफ बढ़ते हैं 5 की तरफ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिस नगर में स्थित है वह है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है जिनेवा। जिनेवा आपको याद रखना है कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड जिनेवा जो है वो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो क्या है आपका? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका रहने वाला है, अटलांटिक तट है। अटलांटिक तट जो है वो विश्व व्यापार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्र पतन जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा, सैन फ्रांसिस्को जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध बंदरगाह है। यानी ऐसे बंदरगाह जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, थोड़ा बहुत हिस्सा ही जो है वो समुद्र से इसका टच होता है, बाकी का ये जो है जो स्थल भाग से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है मार्ग पतन या विश्राम पतन का उदाहरण है। तो मार्ग पतन या विश्राम पतन के उदाहरण जो है अदन है, होनोलुलु है, सिंगापुर है। तो ये उपरोक्त सभी ये इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, क्योंकि ये तीनों ही जो है विश्राम पतन है। उसके बाद में अगर अपन बात करें जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक गेट का गठन किस वर्ष किया गया था? तो गेट की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो राइट ऑप्शन होगा 1948 में जो है वो इसको स्टेबलाइज किया गया था या इसकी स्थापना की गई थी, स्टेबल हुआ था ना। उसके बाद में आशियाना का मुख्यालय कहाँ है? आशियाना का मुख्यालय कहाँ है? तो आशियाना का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 अपना आता है, नौ भार के अनुसार पतनों का प्रकार है। तो 9 भार के अनुसार औद्योगिक पतन होते हैं, विस्तृत पतन होते हैं, वाणिज्य पतन होते हैं। तो उपरोक्त सही जो है वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है, कोलकाता किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है, याद रखना है हुगली नदी पर ही स्थित है। और हुगली नदी जो है वो गंगा की एक शाखा है, ठीक है। तो गंगा नदी की शाखा कौन कौन है? हुगली नदी है, तो उस पर यह आपका स्थित है। कोच्चि तथा कारवाड़ भारत के किस प्रकार के पत्तनों का उदाहरण है? तो ये है कारवाड़ और कोच्चि जो हैं आपके नौसैनिक पत्तनों के उदाहरण हैं। नौसैनिक पत्तनों के उदाहरण हैं, नौसेना पत्तन नहीं है, ठीक है।
बढ़ते हैं 14 की तरफ, लास्ट है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की भागीदारी कितनी है, तो ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताओगे कि इसमें जो है राइट क्या होगा। बड़े रेगिस्तान की ओर। पहला रेगिस्तान की अगर अपन बात करें तो देखो, सेलेरी शब्द लेटिन भाषा है ना भाई, सेलेरी शब्द है वो लेटिन भाषा का शब्द है, से बना है। तो लेटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, तो सेलेरियम से बना है। तो किससे बना है, सेलेरियम, सेलेरियम से बना है। ठीक है, उसके बाद में है आदि समाज में व्यापार का प्रारंभिक स्वरूप रेगिस्तान व्यवस्था थी, विनिमय थी। ठीक है, क्या थी, विनिमय, विनिमय थी। उसके बाद में है व्यापार उत्पादन में विशेषता का परिणाम है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये अंतर्राष्ट्रीय दिया हुआ है, यहाँ विनिमय दिया हुआ है, यहाँ सेलेरियम दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्यापार की गई वस्तुओं का तोल परिणाम कहलाता है, वास्तविक होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के प्रमुख जो है प्रमुख प्रवेश द्वार पोताश्रय और तथा पतन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोताश्रय, और यहाँ पर आपका आ जाएगा पतन। पारस की खाड़ी पर एक तेल शोधन है, अबादान है, ये ए बा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब है, तो इसको आप देख लेना, ब यहाँ पर रहेगा, अवा नहीं है, अबादान। अबादान जो है वो फारस की खाड़ी में एक तेल शोधन कारखाना है। और ये पर्शिया है, पर्शिया की खाड़ी बोल सकते हो, पारस की खाड़ी बोल सकते हो, एक ही बात है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी। दो देशों के बीच वस्तुओं का विनिमय कहलाता है, तो द्विपक्षीय व्यापार कहलाता है। उसके बाद में नौका है, एक देश दूसरे देश को वस्तुओं भेजना कहलाता है, तो निर्यात कहलाता है। शारक सदस्य देशों की संख्या है, तो 8 है। ठीक है, कितनी है, 8 है। उसके बाद में आपके छोटे वाले क्वेश्चन जो है अति लघुतरात्मक शुरू होते हैं। तो इसमें देखते हैं व्यापार से क्या अभिप्राय है, तो वस्तु और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। ठीक है, तो वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, और आदान प्रदान कैसा होना चाहिए, ऐच्छिक होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि दबाव में आप लेकर किसी से कुछ ले रहे हो तो वो व्यापार नहीं है, वो शोषण कहलाएगा। ठीक है, तो याद क्या रखना है, वस्तु और सेवाओं का ऐच्छिक आदान प्रदान, यानी सामने वाले की इच्छा होनी चाहिए हमारे साथ वस्तु का आदान प्रदान करने की या फिर सेवाओं के आदान प्रदान की, तभी अपन उसे व्यापार कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपन उसे शोषण कहेंगे। उसके बाद में आता है आदिम समाज में व्यापार का प्रारंभिक स्वरूप किस प्रकार का था। तो आदिम समाज की अगर अपन बात करें तो उस समय जो था वस्तु विनिमय व्यापार था। कैसा था, वस्तु विनिमय। ठीक है, यहाँ देखो वस्तु का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, तो आप यहाँ पर वस्तु विनिमय कर सकते हो, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। अब वस्तु विनिमय क्या है, तो देखो वस्तु विनिमय क्या होता है, ये एक ही बात है। चाहे तो आप ये बोल दो कि वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान, या वस्तु विनिमय बोल दो। वस्तु विनिमय में क्या होता था कि वस्तु के बदले वस्तु ही दी जाती थी। ठीक है, आज जैसे मुद्रा विनिमय है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं तो उसके बदले में हम पैसे देते हैं, इसलिए ये मुद्रा विनिमय हो गया। और अगर हम मान लो कोई मार्केट से चीज़ खरीदें, उसके बदले में अगर हम दूसरी चीज़ ही दें तो वो वस्तु विनिमय हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन किसका प्रलेखन करता है। तो व्यापार संतुलन किसका प्रलेखन करता है, तो व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुएं एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। तो व्यापार संतुलन में क्या होता है कि कोई भी देश जो होता है उसने क्या निर्यात किया और क्या आयात किया, तो इसका लेखा जोखा रखा जाता है। ठीक है, और उसमें उनको मिलाया जाता है। ठीक है, और व्यापार जो संतुलन है वो ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है। अगर आयात ज़्यादा है निर्यात कम है तो व्यापार संतुलन ऋणात्मक होगा, और अगर निर्यात ज़्यादा है आयात कम है तो व्यापार संतुलन धनात्मक होगा, और अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो व्यापार जो संतुलन है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है मुक्त व्यापार किसे कहते हैं। तो मुक्त व्यापार किसे कहते हैं, तो व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। है ये थ से धन अथवा। ठीक है, यहाँ पर अथवा शब्द दिया हुआ है, अथवा।
ठीक है, तो क्या है, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलना, ठीक है, तो यही आपका मुक्त व्यापार कहलाता है। डंप करना किसे कहते हैं, मोस्ट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट है, इसको आप याद रखना। लागत की दृष्टि से नहीं अपितु विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है, या डंप प्रथा कहलाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि लागत की दृष्टि से नहीं बल्कि और किसी कारण से जो है अलग अलग कीमत की जो वस्तु है उस किसी वस्तु को दो देशों में बेचना, ठीक है, या विक्रय करना, ये आपका डंप करना कहलाता है। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, सन 2016 में इसके कितने सदस्य हैं, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। मुख्यालय तो इसका स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा या जेनेवा दोनों ही नाम जो हैं वो सही हैं, आप जो भी याद रख सकते हो। 2016 के अकॉर्डिंग 164 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार हैं क्या होते हैं, तो वो पोताश्रय और पतन होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस देखो क्यों होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादातर जो है पानी के जहाज़ों द्वारा किया जाता है, और पानी के जहाज़ जो हैं वो पतन या पोताश्रय तक आते हैं, या वहाँ पर आते हैं, या वहाँ पर स्टे करते हैं, या रुकते हैं, जो कुछ भी आप कह सकते हो। तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि कोई भी देश के अंदर जो है आप आओगे तो सबसे पहले व्यापार के लिए आओगे, ठीक है, तो इस वजह से। नेक्स्ट आपका निपटाए गए नौ भार के अनुसार पतनों के प्रकार बताएं, तो निपटाए गए नौ भार के अनुसार पतन होते हैं 3 प्रकार के, औद्योगिक पतन, वाणिज्य पतन और विस्तृत पतन, ठीक है। फिर भी आपको जो है इसमें जो पतनों के प्रकार हैं, पतनों के प्रकार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर कर लेना है। सारे पतन आपके याद होने चाहिए, पतनों की से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, ठीक है, चाहे छोटा है या बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन पक्का आएगा। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पतन वाला जो हैं, जितने भी पतन आपके हैं, जितने भी पतनों के प्रकार हैं, उनको आप सब याद करोगे, और उनके कम से कम भी अगर आप करोगे तो 2-2 या 3-3 जो है उदाहरण भी तैयार करोगे। वस्तु विनिमय व्यवस्था क्या है, तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है, ठीक है। वस्तु के बदले वस्तु का जो है देना क्या होगा भाई, अपन कोई कोई चीज़ लेवा और भी चीज़ का बदला अगर अपन चीज़ दे रहे हैं तो वो क्या होगा, वस्तु विनिमय हो गया। वर्तमान विश्व में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है, तो विश्व में जो है वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में दुनिया में इसका स्थान आता है। उसके बाद में आता है, भारत के किस क्षेत्र में आज भी वस्तु विनिमय व्यवस्था देखने को मिलती है, तो भारत के तो पुयाई असम में से जो है 35 किलोमीटर जो है दूर जहांगीरहाट में जनवरी माह में लगने वाला जो है जोन बिल मेले में आज भी वस्तु विनिमय देखा जा सकता है। तो ये असम राज्य में है, जगह आपको याद रखनी है। असम के जो पुयाई है उससे 35 किलोमीटर दूर जगह है जागीराड, ठीक है, जो जागीराड में जनवरी महीने में एक मेला लगता है जिस मेले का नाम है जोन बिल, और इस मेले में वस्तु विनिमय होता है। जो पतन समुद्री मार्गों के मध्य विकसित होते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो जो पतन जो हैं समुद्रों के मार्गों के मध्य विकसित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो पोर्ट ऑफ कॉल पतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोर्ट ऑफ कॉल पतन कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, शार्क देशों का मुख्यालय, तो शार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से आपके आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा बहुत देख लीजिए। उसके बाद में उस देश का नाम लिखें जहाँ पर व्यापारिक रूप से हर किसान सहकारी संस्था का सदस्य है, तो डेनमार्क, ठीक है, तो ये सहकारी कृषि है, ठीक है, सहकारी कृषि डेनमार्क। आशियाना का गठन कब हुआ और उसका मुख्यालय कहाँ है, तो 1967 में जकार्ता में है। किन्हीं 2 प्रादेशिक समूह के नाम लिखें, आशियाना और साफ्टा। रेशम मार्ग किन 2 देशों के मध्य था, तो चीन और रोम होगा, यहाँ चीन से रोम,
ठीक है, ये बाद में आते हैं, ये तो बीच में आते हैं। तो ये मार्ग जो है था एशिया मार्ग, वो चीन से रोम था, और जो वाया जो था वो भारत, उस टाइम पे भारत ही था। ठीक है, पाकिस्तान वगैरह थे नहीं, इसलिए अपन नाम नहीं लिखेंगे। तो भारत, पर्सिया होते हुए ये मध्य एशिया, सॉरी, हाँ, दक्षिण पश्चिमी एशिया से होता हुआ कहाँ जाता था? रोम जाता था। नेक्स्ट है अनुकूल व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य, अथवा किली देश, किसी देश का व्यापार संतुलन धनात्मक कब होता है? तो जब निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक होता है तो उसे धनात्मक या अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कि क्या होते हैं, तो वो इसमें है। अब ये क्वेश्चन जो है वो वैसे तो नहीं है आपके ज्योग्राफी के अंदर तो, लेकिन बात करें तो पॉलिटिकल के दृष्टिकोण से ये आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। भाई यहाँ पर तो क्या है, ज्योग्राफी में तो ये दो ही दिए हैं, है ना, एक तो है WTO और एक है गेट। ठीक है, तो WTO और इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो WTO की है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, फिर है गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, यानी व्यापार प्रशुल्क पर महासमझौता। ठीक है, ओपेक है ओरिजिन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पोर्टिंग कंट्रीज, एक्सपोर्ट कंट्रीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो है तेल उत्पादक जो देश हैं आपके, ठीक है, तो वो यहाँ पर इसमें है। और उसके बाद में जो आपका शार्क आ जाएगा और आसियान आ जाएगा, साउथ एशियन जो है एसोसिएशन ऑफ रीजन कोऑपरेशन। दूसरा जो है आपका आसियाना आ जाएगा, तो आसियाना की क्या हो जाएगी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जो है नेशन हो जाएंगे। तो ये आपका रहेगा, तो ये दो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये दो की तो आपने कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दो जो हैं वो आपको याद रखने हैं। इनकी फुल फॉर्म जो है वो पूछी जा सकती है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा आपका हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। ठीक है, तो ये आपको दो याद रखनी ही रखनी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर लघुतरात्मक आ जाते हैं आपके। तो विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं? तो विश्व व्यापार संगठन जो है इसके आधारभूत कार्य आपको बताने हैं। तो इसके कौन से कार्य होते हैं? तो विश्वव्यापी जो व्यापार तंत्र है उसके नियम बनाना, और विश्व के उस सीमा शुल्क और विभिन्न बाधाओं को मुक्त करना। तो ये इसके कुछ कार्य हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका है व्यापारिक समूह के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ होता है? तो इससे क्या लाभ होता है कि भाई देशों के बीच में जो है व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, शुल्क जो है वो कम हो जाता है, व्यापार शुल्क है वो कम हो जाता है, और कई प्रकार के प्रतिबंध हैं वो हट जाते हैं। तो इस ऐसे करके ये कुछ है। औद्योगिक एवं वाणिज्य पतन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो औद्योगिक पतन तो आपको पता ही है, ये जो है औद्योगिक सामान जो होते हैं वो यहाँ पर लाया जाता है। ठीक है, और वाणिज्य पतन जो होते हैं वो सामान्य उत्पाद एवं जो निर्मित वस्तुएं उनका निपटारण करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रह जाएगा। उसके बाद में रेशम मार्ग के बारे में आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो रेशम मार्ग के बारे में बताना है, ये प्राचीन रोम से चीन तक था, और इसकी लंबाई जो थी लगभग 6000 किलोमीटर थी। और ये मार्ग जो है भारत, पर्शिया और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन, बहुमूल्य धातु तथा अन्य अनेक प्रकार की मंग वस्तुओं का परिवहन इस मार्ग द्वारा किया जाता था। उसके बाद में है व्यापार से क्या अभिप्राय है? दो पक्ष, ये दो पक्षों के लिए लाभदायी होता है। तो व्यापार क्या होता है? तो व्यापार क्या होता है? वस्तु और सेवाओं का ऐच्छिक जो आदान प्रदान होता है वो व्यापार कहलाता है। उसके बाद में दो पक्ष जो होते हैं इनके अंदर जो है एक दूसरे देश जो है जो चीज़ इनके पास नहीं होती है वो खरीद लेते हैं। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं, और दोनों पक्षों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है या लाभदायक होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो कुछ अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ लघुतरात्मक भी आप इन्हें कह सकते हो। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? तो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तु, सेवाओं आदि का आदान प्रदान जो होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और इस जो है ये प्रकार जो होते हैं इसके दो होते हैं, एक तो होता है द्विपार्श्विक, एक होता है बहुपार्श्विक। तो द्विपार्श्विक क्या होता है? दो देशों के मध्य, अगर कोई भी व्यापार दो देशों के मध्य हो रहा है या दो देश व्यापार कर रहे हैं तो वो कहलाएगा द्विपार्श्विक पार्श्विक।
और अगर दो या मतलब दो से अधिक देश, ठीक है, दो से अधिक, अब ये 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी, 12 भी, कितने भी, ठीक है, तो इससे अपन कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हमें याद रखना है 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार है वो बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। मेरा मुक्त व्यापार से क्या अभिप्राय है, इसके प्रभाव बताएं। तो मुक्त व्यापार तो आपको पहले भी आ चुका है। तो मुक्त व्यापार क्या होता है कि व्यापार हेतु जो है अर्थव्यवस्था को खोलना, ठीक है, मुक्त व्यापार अथवा व्यापार का उदारीकरण कहलाता है, ठीक है। और इस कार्य के अंदर जो है व्यापारिक अवरोध हैं, जो सीमा शुल्क है उसको घटा दिया जाता है। घरेलू उत्पाद एवं सेवाओं से जो है प्रतिस्पर्धा के लिए व्यापार जो है उदारीकरण सभी स्थानों और वस्तु सेवाओं के लिए जो है अनुमति प्रदान करता है। प्रभाव की बात करें तो मुक्त व्यापार जो है विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के जो है लिए प्रतिकूल है। क्यों प्रतिकूल है? क्योंकि उनका विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। क्यों करते हैं? देखो देखो, अगर अपन बात करें जो छोटे देश हैं, जो मतलब विकसित हैं या विकासशील हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वो देश सामान बनाते हैं, ठीक है। अब उनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, तो ऐसी इस वजह से क्या होता है भाई, जो वस्तुओं का निर्माण वो करेंगे, जो वस्तु वो बनाएंगे तो वो काफ़ी थोड़ा कॉस्टली होगी, और बाहर से जो चीज़ें आती हैं जो विकसित देशों से, तो वो कम कॉस्टली होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, और इस प्रतिस्पर्धा का दुष्परिणाम ये होता है कि वो देश जो है वो धीरे धीरे अपनी वस्तुओं की अहमियतता जो है वो खोता जाता है, और जो विदेशी या बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उनके ऊपर वो देश पूरी तरीके से क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बगैर जो है काम नहीं चलना, और वो देश क्या हो जाता है, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं पंगु हो जाता है या अपंग हो जाता है, क्योंकि वो उस देश दूसरी कंट्री के ऊपर क्या हो जाता है, निर्भर हो जाता है। तो इसके जो प्रभाव हैं या परिणाम है वो सही नहीं है। मतलब किसी देश के लिए जो है, हर एक देश के लिए ये संभव नहीं है, ये थोड़ा बहुत विकासशील देशों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये चीज़ इसमें रहेगी। आदर्श पतन के विकास के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या है? तो देखो, आदर्श पतन जो होता है उसके लिए जो है कुछ भौगोलिक दशाएं हैं, वो ये हैं। पहली देखो है, एक अच्छे सुरक्षित पोताश्रय होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक अच्छा और सुरक्षित पोताश्रय होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा का इसमें रहेगा कि गहरे जल में प्राकृतिक पोताश्रय होने चाहिए। भाई जल जितना ज़्यादा गहरा होगा, बड़ी जहाज़ें पतन तक उतने ही आसानी से पहुंच पाएंगी, तो ये भी होना ज़रूरी है। और इसके अलावा जहाज़ों को लंगर डालने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, यानी जहाज़ के रुकने, ठीक है। जहाज़ लंगर डालने का मतलब क्या है, जहाज़ का रुकना। तो जहाज़ अगर रुकते हैं तो उनके लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई जगह ही नहीं हो, ठीक है, तो खुली जगह होनी चाहिए। तीसरा इसमें है कि पृष्ठ प्रदेश जो होते हैं पतन के, वो रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा जुड़े होने चाहिए। इसके अलावा धनी तथा उन्नत पृष्ठ प्रदेश होने चाहिए। तो कोई भी पतन है जब महान बनेगा, जब उस पतन के पीछे के जो पृष्ठ प्रदेश होंगे वो कैसे होंगे, धनी होंगे और विकसित होंगे, तभी तो व्यापार बढ़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो व्यापार नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। ऐसे में पतन जो है वो क्या है, महत्वहीन हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट अपना हो जाएगा इसमें अनुकूल जलवायु, जिसमें पतन संपूर्ण वर्ष भर खुले रह सकें। तो जो जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, यानी जो है बंदरगाह के आसपास जो है किसी प्रकार से जो है ज़्यादा ठंड की वजह से बर्फ़ वगैरह नहीं जमनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक अनुकूल जलवायु हो गई। इसके अलावा ईंधन की पर्याप्त सुविधा होना, किसी भी पतन के ऊपर जो है ईंधन की जो है पर्याप्त व्यवस्था होना जरूरी है। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन से क्या अभिप्राय है, इसके प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें। तो व्यापार संतुलन क्या होता है, किसी देश के द्वारा आयात और निर्यात जो मूल्य होते हैं उन मूल्य में जो अंतर होता है उसी अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। प्रकार की बात करें तो इसके जो प्रकार होते हैं मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल व्यापार क्या होता है, उसमें क्या रहेगा कि कोई भी जो देश है उसका आयात जो होता है उससे उसका निर्यात अधिक हो। भाई कोई भी देश है निर्यात से ज़्यादा होता है और आयात कम होता है, तो ऐसे में जो अपन व्यापार संतुलन है वो कैसा होगा, अनुकूल होगा या धनात्मक होगा। और अगर कोई देश है जिसका निर्यात मूल्य है वो उसके आयात मूल्य से कम है, तो ऐसे में जो व्यापार है वो या तो उसे अपन प्रतिकूल कहेंगे या ऋणात्मक कहेंगे, ठीक है। तो याद क्या रखना है, प्रतिकूल और अनुकूल, ठीक है। अनुकूल को धनात्मक भी कहते हैं, प्रतिकूल को ऋणात्मक भी कहते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो। धनात्मक क्या होगा,
निर्यात मूल्य अधिक होंगे, आयात मूल्य कम होंगे, तब कौन सा होगा, धनात्मक। और अगर जो निर्यात मूल्य है वो कम है और आयात मूल्य ज़्यादा है तो व्यापार संतुलन ऋणात्मक हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कोई देश है, ठीक है, वो 1,000 करोड़ रुपए का आयात करता है और वहीं वो 2,000 करोड़ रुपयों का निर्यात करता है, तो इसमें अंतर कितने का है, 1,000 करोड़ का। और अब ये 1,000 करोड़ जो हैं वो प्लस हैं, ठीक है, क्योंकि निर्यात ज़्यादा है, आयात कम है, ठीक है। और कोई देश मान लो ऐसा है जो 2,000 करोड़ रुपए का आयात करता है और 500 करोड़ का निर्यात करता है, तो ऐसे में ऋणात्मक होगा, ठीक है। आयात का मतलब होता है हम कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, निर्यात हम कोई चीज़ बाहर भेजते हैं, ठीक है। तो अगर हम बाहर भेजेंगे तब हमारे पास पैसे आएंगे, अगर हम मंगाएंगे तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका उसके बाद में विशिष्टकृत क्रियाकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार बताइए। तो जो पतन है उनके प्रकारों की बात करें तो मोस्टली जो है आपके 5 प्रकार के पतन होते हैं। तेलीय पतन होता है, मारक पतन या इसको विश्राम पतन भी कहते हैं, उसके बाद में आंत्रोपो पतन होता है और नौसेना पतन होता है। तो ये जो है आपके, और पैकेट पतन होता है। तो ये आपके 5 पतन है, ठीक है। और इन पतनों के बारे में आपको अच्छे से देखना है, मोस्ट क्वेश्चन है, पक्का आएगा पतन का। मैं आज ही बोल रहा हूँ, आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पक्का पक्का 100% आएगा, ठीक है। छोटे में आ सकता है, बड़े में आ सकता है, ठीक है, लेकिन आएगा ज़रूर, कंपलसरी, ठीक है। तो आप किसी प्रकार से कोई भी जो है वो इसमें रिस्क ना लें। निपटाए गए 9 भार के अनुसार पतनों के प्रकार को समझाइए। तो इसमें आपका हो जाएगा औद्योगिक पतन, वाणिज्य पतन और विस्तृत पतन। तो ये 3 पतन होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो है टॉप रहेंगे और आपको जो है ये क्वेश्चन देखने हैं और इनको याद करने हैं। इनमें से 1-2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको हटा देने हैं जो मैंने आपको बताए थे, तो वो आप याद नहीं करोगे तब भी आपको चलेगा, ठीक है। बाकी के जो हैं वो आपको याद करने हैं। जैसे मान लो अगर अपन इसकी बात करें दीर्घ लघुतरात्मक की, तो दीर्घ लघुतरात्मक में तो सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके मोस्ट हैं, तो आपको ये याद करने हैं, ठीक है। और लघुतरात्मक में है तो लघुतरात्मक में भी सारे आपको करने हैं। इसमें आप अति लघुतरात्मक में 19 का जो है उसमें सिर्फ आपको WT और गेट का जो पूरा नाम है वो याद करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप आशियाना का संगठन है ये आप याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, जो है आपका 13 नंबर है, 15 नंबर है। तो ये जो क्वेश्चन है वो इतने ज़्यादा मोस्ट नहीं है, नॉर्मली हैं और इनके आने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। तो मिलते हैं भारत के भूगोल के फर्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।